दूसरी औरत। उनकी शादी क्या हुई मानो आज पड़ोस के लोगों को संगल का एक और विषय मिल गया। एक ने कहा, देखा भाभी के डेथ हुए 4 महीने भी नहीं हुए होंगे कि श्रीमान ने ब्याह रचा लिया। किसी ने रिमार्क किया, शादी करने में इनकी जल्दी देखकर लगता है जैसे जनाब इंतज़ार ही कर रहे थे कि पहले वाली कब लुढ़के और ये दूसरी ले आएं। एक बुजुर्ग ने मानो अंदर की बात खोलते हुए कहा, अरे भैया, पहले वाली तो इनसे वैसे भी तंग आ चुकी थी। रोज़ देर गए रात में घर लौटना, ना घर द्वार का ख्याल, ना कोई जिम्मेदारी। वह बेचारी तो घर की चक्की में ही पिस कर ख़त्म हो गई। एक ने बात बढ़ाई, बस इन्होंने तो बीबी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। देखा नहीं, 5 बरस में उसे 3 बच्चों की अम्मा बना दिया। कहते हैं जब मरी उस समय भी वह पेट से थी। जितनी मुँह उतनी बातें। राधा कृष्ण बाबू और मालती के जोड़े पर हर एक का अपन टेढ़ा नज़रिया था। कनछेदी भाई कहने लगे, अरे जिसे राधा कृष्ण ब्याह कर लाए हैं वह कौन सी सती सावदी है? ससुरी हमारे ही गांव की तो है, उसके लक्षण भला कौन नहीं जानता। अच्छा हुआ जो भाग्य से राधा कृष्ण की तरह दूसरी बार घोड़ी चढ़ने वाला दूल्हा इसे मिल गया। राम सा जीवन बोले, भैया अपन को तो खतरा ही लगता है। अब तुम ही सोचो, पहली से राधा कृष्ण के 3 बच्चे हैं। अगर यही रफ्तार इन्होंने जारी रखी तो प्यारे भाई बुढ़ापे के पहले ही इनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। माखनलाल ने अपनी आशंका प्रकट की। कहने लगे, हमें तो डर लगता है कि इस सौतेली महतारी की इन मासूम बच्चों के साथ किस तरह पटरी बैठेगी। लोगों की इन टेढ़ी मेढ़ी बातों का राधा कृष्ण और मालती पर कितना असर होता था यह आंकना तो कठिन था, किंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन दिनों राधा कृष्ण में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब वह दफ्तर से सीधे घर आ जाया करता था। पहले की तरह उसने बात बात पर बच्चों को झड़कना बंद कर दिया था, बल्कि उसके उल्टे दफ्तर से लौटते वक्त शाम को वह उनके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ ले आता। बच्चों के लिए हर शाम कुछ न कुछ लाने का कार्यक्रम जब लंबी अवधि पकड़ने लगा तो मालती से ना रहा गया। एक दिन उसने कह ही दिया, मैं तो कहूँ बाजार से यह सब रोज़ लाने की बजाय तुम मुझसे बता दिया करो कि क्या खाना है, मैं खुद बना दिया करूँगी। अब तुम ही कहो, आज जो तुम लाए हो वह पाव भर बर्फ़ी 10 रुपये की तो होगी ही, और मैं कहूँ इसी 10 रुपये में घर में कोई ऐसा पकवान बन सकता था जिसे पूरा घर भर पेट खाता। राधा कृष्ण सोचते थे, मालती गांव की लड़की है, उसे शहर की बर्फ़ी मलाई की चाह होगी। आज उन्होंने उसका जवाब सुना तो तबीयत झक रह गई। राधा कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहती हो, कल रविवार है, सुबह के नाश्ते में हलवा हो जाए। बहुत दिनों से बच्चों ने भी नहीं खाया है, सो हम सब कल डटकर खाएंगे। हलवे की बात सुनकर बच्चों की जीभ में पानी आ गया। टिंकू बोला, नहीं मम्मी से हमारी मम्मी जैसा हलवा भला कैसे बनेगा। मालती ने नटखट टिंकू को अपने पास खींचते हुए कहा, बेटे नई मम्मी पुरानी मम्मी सभी एक जैसा हलवा बनाती हैं। घी शक्कर और सूजी मिलाओ, बस टिंकू का हलवा तैयार है ना। मालती ने आकर इस घर को कुछ इस तरह संभाला था कि बच्चों को उसने यह महसूस ही नहीं होने दिया कि उसके ऊपर से कभी मातृत्व का साया उठा था। मालती माँ की पूरी ममता उन पर उड़ेल देती
बच्चों की देखभाल, घर का सारा काम काज और उसके राधा कृष्ण की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए वह सीमित आमदनी में गृहस्थी चला रही थी। उसने घर को कुछ इस तरह संभाला था कि ऐसा लगता ही न था कि इस घर में साल भर पहले कोई तूफान गुजरा था। इन सब के बावजूद भी आस पड़ोस के लोगों की नज़र में वह माँ नहीं थी, वह सौतेली माँ थी। दबी जुबान से स्त्रियां कहा करती, यह सब तो 4 दिन के चोचले हैं, अभी सौत के बच्चों को बेटा बेटा कहती है, खुद का एकाध पैदा हो जाने दो, फिर देखना यह माया ममता दूर हो जाएगी, तुम देखना इन्हें पूछेगी भी नहीं। मालती इन बातों को सुनकर टाल देती, आखिर किस किस का मुंह बंद करती। और फिर समय इस तरह कटता रहा। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने और महीने बढ़ते बढ़ते साल पर उतर गए। मालती की दिनचर्या बिना किसी बदलाव के वैसी ही चलती रही थी। बस एक ही बात जो अब लोगों को खटकती थी वह यह थी कि इन 10 वर्षों के बाद भी उसकी गोद हरी नहीं हो पाई थी। जब वह आई थी तब भी लोगों के ताने बाने थे। जब वह राधा कृष्ण और बच्चों के साथ गृहस्थी में घुल मिल गई तो सुनने को मिला कि इसका व्यवहार एक दिखावा है। जब इसके बच्चे होंगे तब यह इन बच्चों की दुर्दशा कर देगी, और अब जब उसके बच्चे नहीं हुए तो भी लोगों ने उसे नहीं बख्शा। उस दिन चमेली मौसी कहने लगी कि राधा कृष्ण के भाग्य में यह जन्म जली बांझ ही लिखी थी। बात तो उन्होंने बड़ी दबी जुबान में कही थी, पर वह मालती के कान तक पहुंच गई। उसने सुना तो ना जाने कैसे आँखों के कौर से 2 बड़ी बूंदें टपक गईं। किसी औरत की गीली आँखों में छलक आई इबारत को पढ़ना कोई सहज बात नहीं है। जिस विकसित मातृत्व की छाँव में 3-3 बच्चे पल रहे हों, उसी को बाँझ कहना कितना उचित होगा। क्या बाँझ की परिभाषा किसी स्त्री द्वारा प्रसव वेदना सहकर संतान उत्पत्ति करने भर से जुड़ी है? मालती, जिसने अपने मातृत्व को इन बच्चों के साथ पूरे तौर पर जोड़ लिया है, उसे बाँझ कहना कहीं मातृत्व का अपमान तो नहीं हो जाएगा? पर कतरनी सी जुबान चलाने वाली चमेली मौसी जैसी स्त्रियों के पास इतना सब सोचने का समय कहाँ है? फिर एक बात और भी तो है, बाँझ तो उसे कहा जाता है जिसमें प्रजनन क्षमता ही ना हो। जहाँ तक मालती का प्रश्न है, उसने तो सोच समझ कर बाँझपन ओढ़ रखा था। उसे लगा था कि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना रहे। वे बच्चे जिनकी माँ बनने का दायित्व इस घर की दहलीज में कदम रखते ही उसे मिला था। कोई यह न कह सके कि खुद के बच्चे हो जाने के बाद मालती ने सौत के उन बच्चों को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया जिन पर कभी वह जान छिड़का करती थी। इसी उहापोह में एक दिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अपनी कोई संतान नहीं होने देगी। पिछली बार जब वह अपनी माँ को देखने मायके गई तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही रुक गई। उस बार लौटने पर राधा कृष्ण मालती पर बहुत बिगड़े थे। कहने लगे, तुम्हें मायके पहुँचकर यहाँ का ख्याल ही नहीं रहता, तुम इन बच्चों को भी भूल जाती हो। और अपनी नम हो आ रही आँखों को छिपाते हुए मालती ने सुकचाते हुए बताया, इस बार बच्चों की खातिर ही देर हो गई। तुम भरोसा रखो जी, अब मैं सारा जीवन बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकूंगी। भावावेश में वह कह गई, अब मैं चमेली मौसी की बाँझ नहीं हूँ, बल्कि अपने पूरे 3 बच्चों की माँ हूँ।
राधा कृष्ण मालती को एकटक देखे जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे मालती उनकी दूसरी औरत नहीं है, बल्कि वह पहली पत्नी शोभा का ही प्रतिरूप है। वह केवल इतना ही कह पाए, भला ऐसी क्या जल्दी थी, कम से कम ऑपरेशन करवाने के पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेती।